हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निम्मी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डर सेट 2 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, निम्मी के तरफ से जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं, इस सीरीज में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। ऑलरेडी हमने फिटर के फर्स्ट ईयर 3 सेट, सेकंड ईयर 3 सेट को कंप्लीट कर दिया है। बिल्डर का एक सेट हो गया है, मशीनिस्ट का एक सेट हो गया। ये बिल्डर का आज दूसरा सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है अगस्त में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है किस प्रकार की ऊर्जा है, विजिबल है, इनविजिबल है, सीवेल है या ट्रांसपेरेंट है। तो आप सभी को पता है, जब आपने महसूस किया होगा कि तारों के थ्रू क्या होती है, विद्युत प्रवाहित होती है। तो क्या आप इस विद्युत को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। विद्युत को हम देख नहीं पाते, केवल क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हाँ उसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है। जब तक आप इसको टच नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि किसके थ्रू करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हम लाइट को देख नहीं सकते, वो क्या है, एक प्रकार की इनविजिबल है। ठीक, अदृश्य ऊर्जा होती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ करंट है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है। आवेश का क्या है, वो प्रवाह है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, व्हाट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं। तो कोई शरीर, ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी वस्तु है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये जिससे हमें पता लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पर और कई सारी टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी दी गई है अदर, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी टर्मिनोलॉजी क्या क्या दी गई है, हीट। हीट का मतलब होता है ऊष्मा। तो ऊष्मा भी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो क्या करती है, किसी भी वस्तु, किसी पदार्थ को गर्म करती है। ठीक है, बेसिकली ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, ये जो गर्म वस्तु होती है, कह सकते हैं जिसमें अधिक ऊष्मा है, उससे ठंडे वस्तु की तरफ या जिसमें कम ऊष्मा है उसके तरफ क्या होती है, प्रवाहित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, जब आप स्टोव पे क्या करते हैं, कोई ठंडा बर्तन रखते हैं तो स्टोव के थ्रू जो वहाँ पर ऊर्जा निकलती, ऊष्मा निकलती, उससे आपका क्या होता है, यहाँ पर जो भी पदार्थ हो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊष्मा क्या होती है, बेसिकली ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो क्या करती है, किसी वस्तु को गर्म करती है। ठीक, टेम्परेचर बेसिकली क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर एक प्रकार का वो मापक है या माप है जिससे कि हमें पता चलता है कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक, बेसिकली उसके अंदर कितनी ऊष्मा है, ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, तो टेम्परेचर के द्वारा पता चलता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डे है, वो ठंडा हो सकता है, उसके अगला वाला दिन क्या हो गया, गर्म हो गया। जैसे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 25, 30, 40, 45, 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो डिग्री सेल्सियस है क्या बताता है, उस पर्टिकुलर डे पर कितना टेम्परेचर है। ठंडी में 20 डिग्री सेल्सियस, 15, 10, तो बेसिकली उस दिन का क्या बताया, कितनी ठंडी है। तो यही क्या होती है, बेसिकली टेम्परेचर होता है। तो हीट क्या है, हीट जिसके कारण वस्तु क्या होती है, गर्म होती है। और टेम्परेचर क्या है, वो बताता है हमें कि उसके अंदर कितनी ऊष्मा यहाँ पर उपस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजीज पूछी गई हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपसे रेजिस्टेंस दिया गया है। तो रेजिस्टेंस को आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आप रोड पर चलते हैं तो रोड पर बहुत सारे ब्रेकर्स होते हैं, तो उसका काम क्या होता है कि वो जो गाड़ी की स्पीड होती है उसको स्लो कर देता है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, वो स्पीड को स्लो कर देता है, रोकता है। सेम उसी प्रकार जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट का जो प्रवाह होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। मान लीजिए कोई आपका ये वायर है, कंडक्टर है, इसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इसको जो रोकने का काम करता है, इसमें जो बैरियर का काम करता है वो कौन सा होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक, अब इसको बेसिकली कहा जाएगा, जो पतले तार होते हैं, पतले तार के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ज़्यादा होती है कंपेयर टू मोटे तार में। ठीक, तो इसलिए क्या होती है, जो मोटे तार होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब।
दाब नथिंग बट क्या है, एक प्रकार का आपका फोर्स ही होता है। आप किसी भी वस्तु पर कितना फोर्स लगा रहे हो, अगर हम उसको क्या करें, उसके यूनिट एरिया के रूप में देखें, उसके इकाई क्षेत्रफल पर देखें कि कितना दाब लग रहा है, कितना आपका वहां फोर्स लग रहा है, तो वही क्या होगा, दाब होगा। तो फोर्स क्या है, सॉरी प्रेशर क्या है, नथिंग बट आपका फोर्स ही है जब आप उसको देखते हैं किसी यूनिट एरिया के संदर्भ में। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई आपका एक गुब्बारा है, गुब्बारे में आप क्या भरते हैं, हवा भरते हैं, तो हवा नथिंग बट क्या है, वहां पर एक प्रेशर है जिसके कारण क्या होता है, गुब्बारा यहाँ पर फूल जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच टाइप ऑफ आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन। ठीक, बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कौन सी आर्क होती है जिससे ज्यादा सरफेस टेंशन का इफेक्ट यहाँ पर अधिक पृष्ठ तनाव आता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर आर्क की, तो ये होती है आपकी शॉर्ट आर्क। इसे हम शॉर्ट आर्क या शॉर्ट सर्किटिंग आर्क के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आपका इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के टाइम यहाँ पर जो आपको कई बार टच कर जाता है, तो टच करते समय क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है कुछ टाइम के लिए। तो जिस टाइम में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, तो उस शॉर्ट सर्किटिंग के फेज में यहाँ पर जो आपका ये इलेक्ट्रोड है, जो आपका बेसिकली आप फिलर मेटल प्रयोग कर रहे हो, वो मोल्टन के रूप में, मोल्टन मेटल के रूप में इसमें क्या होता है, गिरता है और एक समान रूप से इसमें प्रवाहित हो जाता है। तो इस मोल्टन मेटल के कारण ही इसमें क्या होती है, बेसिकली सरफेस टेंशन जनरेट हो जाती है। तो किसमें होती है, शॉर्ट सर्किटिंग में ये यहाँ पर गुण देखने को मिलता है, ये घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द फिगर। यहाँ पर एक्स में आपको फिगर से मार्क किया गया, पूछा गया ये क्या है, तो बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये वेल्डिंग टार्च है, नीचे आपका ये क्या दिखाया गया है, जॉब दिखाया गया है। यहाँ पर आपकी बेसिकली वेल्डिंग मशीन दिखाई है जिसके द्वारा हम करंट ले रहे हैं, और ये वायर है जिसके थ्रू आपका यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो यक्स से किसको मार्क किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड को मार्क किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में बेसिकली एक फोर्स दिखाया गया है। ठीक, कि कौन सा फोर्स है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, गैस एक्सपेंशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर दिखाया गया है। इसको हम समझ लेते हैं एक अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो बेसिकली ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, मोल्टन globals form at the arcing end of the electrode travel downward to the job in the molten pool. Gravitational force help the transfer of metal flat or down hand position and thus the deposition rate of belt metal is increased। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये आपका क्या है, कोई इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर जब आपका यहाँ पर जनरेट होता है, मोल्टन पूल जनरेट होता है, आर्क जहाँ पर जनरेट हो रही होती है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रेवल करती है, जॉब तक कैसे ट्रेवल करती है, तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेवल करती है, और ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा मतलब इसमें एक्सपेंड भी हो जाता है। तो ये क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल फ्लो दिखाया गया है डाउनवर्ड, ये किसके कारण यहाँ पर होता है, बेसिकली ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपको एक फिगर दिया गया और पूछा गया है इसमें से कौन सा प्रभाव दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो बेसिकली ये प्रभाव दिखाया गया है, ये आपका ध्यान रखना एग्जाम में अगर पूछ लिए, डाउनवर्ड दिखा दिया जाए तो आपका ग्रेविटी वाला हो गया, और मान लो अपवर्ड दिखा दिया जाए तो आपका सरफेस टेंशन हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ऊपर वाला दिखाया गया है, तो ये बेसिकली क्या है, सरफेस टेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपका सरफेस टेंशन थोड़ा हल्का सा डेवलप हो रहा है। ठीक, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं एक प्रकार का फोर्स है ऑफ द बेस मेटल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मोल्टन मेटल इन इट। दिस इफेक्ट इज मोर यूजफुल इन केस ऑफ पोजिशनल वेल्डिंग। द शॉर्ट आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट। तो बेसिकली क्या है, जब भी हम जॉब को क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं, तो जॉब में एक शक्ति होती है जिसके कारण क्या करता है, इससे लॉग को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। ठीक, मोल्टन मेटल को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। तो जब हमने ऊपर डिस्कस किया था, अगर ये आर्क कैसी है, शॉर्ट आर्क, शॉर्ट सर्किटिंग आर्क है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का इफेक्ट कुछ ज्यादा होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट शोन इन द फिगर। बेसिकली यहाँ पर एक क्लीनिंग का मेथड दिखाया गया है, ठीक, जो भी जॉब है आपका बिल्डिंग वाला जॉब, इसको क्लीनिंग का मेथड दिखाया गया। तो पूछ रहा है कौन सा मेथड है, वायर ब्रश है या वायर वूल है या वायर रोल है या फिर वायर टाइप है आपका, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायर वूल, ठीक। ये क्या है, वायर वूल। यहाँ पर बेसिकली वायर का एक वूल है, जैसे आप देखे होंगे बर्तन धोने वाले यहाँ पर जो वूल होते हैं तो उसमें दो प्रकार के, एक फोम का आता है, एक थोड़ा हल्का सा मेटल का आता है। तो कुछ उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आता है, चाहे आपका वायर ब्रश हो या वायर वूल हो, ये दोनों मैकेनिकल क्लीनिंग के अंतर्गत आते हैं। वायर ब्रश होगा तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाया जाएगा, आप यहाँ फिगर 2 में देख पा रहे हैं। वायर ब्रश आपका कुछ ब्रश वाला होगा और ये वायर वूल कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ठीक। अब जो मैकेनिकल क्लीनिंग होती है इसमें क्या क्या आती है, तो वायर ब्रशिंग आती है, ग्राइंडिंग आती है, फाइलिंग आती है, सैंड ब्लास्टिंग, स्क्रैपिंग, ठीक, मशीनिंग, रबिंग विथ एमरी पेपर। तो ये सारे जो मेथड होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके मैकेनिकल क्लीनिंग के अंतर्गत, ठीक। फॉर क्लीनिंग फेरस मेटल, जो लौह धातुएं होती हैं जैसे कि कार्बन स्टील हो गया, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक। और फॉर क्लीनिंग स्टेनलेस एंड नॉन फेरस मेटल, ठीक, यहाँ पर स्टेनलेस कहा जाए या फिर नॉन फेरस मेटल की बात की जाए, उसके क्लीनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर सिंपल फेरस मेटल है तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे वायर ब्रश का, स्टील वायर ब्रश का, सॉरी सिंपल वायर ब्रश का। और अगर यहाँ पर आपका नॉन फेरस मेटल है तो उसके लिए स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपको एक क्लीनिंग का मेथड दिखाया गया है, पूछा गया है कौन सी क्लीनिंग है। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख पा रहे हैं ये आपका कोई क्या है, बेसिकली कोई पॉट है, बर्तन है जिसमें यहाँ पर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर इसने क्या किया है, टोंग सणसी के द्वारा एक जॉब को होल्ड कर रखा है और एक ब्रश के द्वारा इसे क्लीन कर रहा है उस लिक्विड में डुबो करके। तो बेसिकली ये लिक्विड क्या है, एक प्रकार का केमिकल है, ठीक, जैसे आईपीओ हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, उसमें डाल के इसको क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। तो कौन सी क्लीनिंग हो जाएगी, केमिकल क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक। अगर आप चारों ऑप्शन भी देखेंगे तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ये ग्राइंडिंग तो है नहीं, ठीक, ये ब्रशिंग भी नहीं, चूंकि ब्रशिंग हमने ऊपर देखा उसमें लिक्विड की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल है ही नहीं, चूंकि मैकेनिकल में हमने देखा था ग्राइंडिंग, फाइलिंग और नॉर्मल ब्रश हो गया, वायर वूल आते हैं। यहाँ पर लिक्विड का प्रयोग किया गया है तो आपका केवल एक ही ऑप्शन सही हो रहा था, केमिकल क्लीनिंग, ठीक। अब केमिकल क्लीनिंग में क्या क्या है, तो यहाँ पर वॉशिंग किया जा रहा है। केमिकल क्लीनिंग इंक्लूड्स वॉशिंग द ज्वाइनिंग सरफेस विथ सॉल्वेंट ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिमूवल ऑयल, ग्रीस, पेंट एटसेट्रा। मान लीजिए जिस भी मेटल पे हमें बेल्डिंग करनी है तो अगर वो काफी दिनों से रखा है, उसमें कोई ऑयल लगी है, ग्रीस लगी है, पेंट लग गया है, तो उसको यहाँ पर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के द्वारा क्या करते हैं, HCl के सॉल्यूशन में यहाँ पर वायर ब्रश के द्वारा क्लीन किया जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगी, केमिकल क्लीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द एंगल ऑफ कटिंग नोजल विद द बॉडी। कटिंग नोजल का जो एंगल है बॉडी के साथ कितना होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये बेसिकली कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपने देखा होगा जो भी आपकी कटिंग नोजल होती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ी होती है। तो बॉडी के साथ अगर इसका एंगल देखा जाए तो यहाँ पर कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो कटिंग नोजल होती है बॉडी के साथ कितने डिग्री बेंड होती है, तो 90 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हिच पोजीशन इज एडवांटेज फॉर इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद होती है। तो अगर इसकी बात की जाए सबसे आसान जो वेल्डिंग पोजीशन होती है कौन सी है, फ्लैट है, वर्टिकल है, ओवरहेड है या हॉरिजेंटल है। तो जो सबसे आसान वेल्डिंग मेथड होती क्या होती है, फ्लैट वेल्डिंग होती है। अगर हमारा फ्लैट पोजीशन में कोई जॉब रखा है, ठीक, समतल रूप से जॉब रखा है, इस पर हमें वेल्डिंग करनी है, तो ये क्या है, बेसिकली सबसे इजी यहाँ पर ये होती है। इसके लिए हम आपको बुक की तरफ ले चलते हैं, दिखा देते हैं जो भी वहाँ पर आपको दिया गया है, बेसिक जो भी वेल्डिंग के मेथड हैं वो देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेसिक वेल्डिंग पोजीशन की बात किया तो सबसे पहले फ्लैट या फिर डाउन हैंड पोजीशन जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो जो आपकी फ्लैट है या डाउन हैंड है ये आप कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको जॉब दिखाया गया, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से सिंपल यहाँ पर स्ट्रेट पोजीशन में हम वेल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका फ्लैट है या फिर डाउन हेड वेल्डिंग है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्टिकल रूप में यहाँ पर प्लेट को पकड़ा गया है और अब इस पर कोई जोड़ लगाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल बेंडिंग हो जाएगी, ठीक।
या वर्टिकल अप डाउन कह सकते हैं। यहाँ पर आपको और सारे मेथड दिखाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओवरहेड हो गया, एक ऊपर प्लेट है, उसके नीचे एक प्लेट है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जैसे डॉटेड लाइन दिखाया गया, यहाँ पर नीचे की तरफ बेल्ट लगाया जा रहा है, तो एक ओवरहेड बिल्डिंग हो गया। जैसे इसका यहाँ पर असली, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका पिक्चोरियल व्यू दिखाया गया, ठीक। तो यहाँ नीचे से हमको बिल्ड करना पड़ता है, बिल्डर के बेसिकली ऊपर सर के ऊपर बिल्डिंग लगानी होती है। ये बिल्डिंग पोजीशन सबसे क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, ठीक। तो जो ओवरहेड बिल्डिंग है ये क्या है, सबसे डिफिकल्ट बिल्डिंग के अंतर्गत आती है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। तो ये बेसिकली कई सारी बिल्डिंग की पोजीशन यहाँ पर होती है। सबसे कौन इजी होती है, तो सबसे इजी होती है जो फ्लैट बिल्डिंग होती है, ये आपकी क्या होती है, सबसे इजी यहाँ पर होती है, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ बिल्डिंग। बेसिकली यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाया गया है बिल्डिंग का, और पूछा गया है कि ये बिल्डिंग का कौन सा सिंबल है। तो बेसिकली बात की जाए स्पॉट बिल्डिंग, फिलेट बिल्डिंग, या सिंगल जे बेल्ट, या फिर बैकिंग रन बेल्ट। बेसिकली ये किसका सिंबल है, तो ये है बैकिंग रन बेल्ट का ये फिर सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। इसके लिए भी हम आपको बुक की तरफ ले चलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे और एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको ये जो बेल्ट दिखाया गया है, ये सिंपल आपका बट बेल्ट दिखाया गया है, ये आपका हो गया स्क्वायर बेल्ट, यहाँ पर हो गया आपका बे बेल्ट, ये सिंगल बेबल बट बेल्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बी बट बेल्ट हो गया, ठीक, जिसके यहाँ पर रूट भी आपको दिखाई गई है। ये आपका विदाउट रूट के साथ हो गया, ठीक। तो ये सारे बेल्डिंग पोजीशन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू के शेप में हो गया, ये आपका जे बट बेल्ट हो गया। अब यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किसका पूछा गया था, बैकिंग रन का, ठीक, या फिर बैक और बैकिंग बेल्ट का एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका फिलेट बेल्ट हो गया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ट्रेंगुलर शेप में दे दिया जाए तो ये क्या हो गया, आपका फिलेट बेल्ट हो गया। स्पॉट बेल्ट हो गया आपका सर्कुलर शेप में, ठीक, और उसी को कट कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, सीम बेल्ट हो गया। केवल सर्कुलर है तो ये क्या हो गया, स्पॉट बेल्ट हो गया। इसी सर्कल को बीच से कट कर दिया जाए तो ये सीम बेल्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्लग बेल्ट, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, स्पॉट बेल्ट हो गया, सीम बेल्ट हो गया, या फिर फिलेट बेल्ट हो गया। फिलेट के बाद यहाँ पर आपसे बैकिंग रन पूछ ही लिया गया है। जे वगैरह ये सब आएगा तो आप शेप के अनुसार भी इसको बता सकते हो। स्क्वायर बेल्ट को और ध्यान में रख लेना है कि जो दो पैरेलल लाइन होती हैं किसको दिखाती हैं, स्पॉट बेल्ट को दिखाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रुप बिल्डिंग। ग्रुप बिल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। बेसिकली ये पूछ रहा है अगर हमें वर्टिकल पोजीशन में ग्रुप बिल्डिंग करनी है तो उसका सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको किस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 1G 2G 3G या फिर 6G। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होता है, 3G होता है, ठीक। जब भी हम वर्टिकल पोजीशन में किसी पाइप को बिल्ड करते हैं तो उसकी बेसिकली क्या होती है, तो वो 3G के अंतर्गत आता है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं बेसिकली PDF अटैचमेंट के द्वारा कि सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में पूछा गया है किसकी बिल्डिंग, ग्रुप की बिल्डिंग। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है बिल्डिंग पोजीशन, फिर किसकी बिल्डिंग कर रहे हैं आप, ठीक। प्लेट की बिल्डिंग कर रहे हैं कि पाइप की बिल्डिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। वर्टिकल बिल्डिंग एज ग्रुप, बेसिकली यहाँ पर आपको ना पाइप दिया गया है ना ही प्लेट दिया गया है, ठीक। तो देख लेते हैं जब आप किसी प्लेट को बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो ग्रुप के लिए आपका अलग है, फिलेट के लिए आपका अलग है, ठीक। तो यहाँ पर दो है, एक EN स्टैंडर्ड, एक ASME। ASME सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक। तो अगर फ्लेट की बात की जाए तो उसके लिए अगर आपका ग्रुप है तो उसको G से दर्शाएंगे, और फिलेट है तो हम F से दर्शाएंगे, ठीक। तो फ्लेट के लिए 1G हो गया, सबसे इजी है। हॉरिजेंटल के लिए 2G हो गया, वर्टिकल के लिए 3G हो गया, और ओवरहेड के लिए 4G हो गया, ठीक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फ्लेट है तो 1G, हॉरिजेंटल है 2G, वर्टिकल है 3G, ओवरहेड है 4G। इसी प्रकार फिलेट है तो F जोड़ देंगे। पाइप वेल्डिंग में देख लेते हैं, फ्लेट है तो आपका सिंपल 1G हो गया, हॉरिजेंटल 2G हो गया,
मल्टीपल पोजीशन के लिए 5G हो जाता है और इंक्लाइंड सरफेस के लिए यहाँ पर 6G हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3G हो जाएगा। 1G फ्लैट के लिए हो गया, 2G आपका किसके लिए हो गया, बेसिकली आपका हॉरिजेंटल के लिए, 6G क्या हो गया, इंक्लाइंड के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड का एंगल होता है ये कितना रखा जाता है, बेसिकली ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम फ्लैट स्थिति में क्या कर रहे होते हैं, वेल्ड कर रहे होते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये जॉब के सरफेस से 70 से 80 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री टू 80 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन। 5G स्थिति में जब हम पाइप की वेल्डिंग करते हैं तो उस समय किस स्थिति का पालन किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि 5G का मतलब क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शन। जब हम मल्टीपल डायरेक्शन से वेल्डिंग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, 5G वेल्डिंग कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आपको हॉरिजेंटल स्थिति, मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें हॉरिजेंटल स्थिति में वेल्ड करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है हॉरिजेंटल स्थिति में। पाइप कैसी है हमारी, हॉरिजेंटल स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है 5G वेल्डिंग में, ठीक, कि इस पाइप को हम घुमा नहीं सकते। ये पाइप हमारी क्या है, मान लो यहाँ पर दोनों जगह पर फिक्स है, इधर भी हमारी पाइप फिक्स है, इधर भी पाइप फिक्स है, और बीच में हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। तो पाइप हॉरिजेंटल कंडीशन में है, इसे हम घुमा नहीं सकते। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक हमें चारों तरफ वेल्ड करना है, ठीक है। अब अगर घड़ी के आधार पर देखो तो ऊपर क्या होता है, 12 बजता है, और उसके नीचे जस्ट अपोजिट क्या होगा, जैसे ये मान लो ये पूरा आपका सर्कल हो गया, पूरा वेल्ड करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं पूरा आपको 180 डिग्री घूम कर आना है, 12 से 6 लाइक क्लॉक की तरफ आपको बेल्ट करना है, चारों दिशाओं में यहाँ पर बेल्ट करना है। क्योंकि पाइप को आप घुमा नहीं सकते, हॉरिजेंटल पोजीशन में फिक्स है। तो यही क्या होती है, 5G बेल्डिंग बेसिकली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइप बेल्डेड 12 o'clock टू 6 o'clock आइदर बाई अपहिल और डाउन हिल मेथड। अपहिल मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हो, डाउन हिल नीचे से ऊपर आ रहे हो, तो कोई भी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से वेल्डिंग करनी होती है तो इसको हम कहते हैं 5G वेल्डिंग। नेक्स्ट बात किया जाए, व्हिच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन एल्युमिनियम वेल्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम की वेल्डिंग करनी है तो उसमें किस प्रकार की पोलैरिटी का उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली पोलैरिटी से और सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली पोलैरिटी के क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं कि पोलैरिटी से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो पोलैरिटी बेसिकली कहाँ होती है, आर्क वेल्डिंग में होती है, ठीक, और भी किस में होती है, डीसी में होती है, ठीक। क्योंकि डीसी में क्या होता है, वो जो फ्लक्स पल्सेस होती हैं, अप एंड डाउन होती हैं वहाँ पर। एसी में कोई ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, तो उसमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो पोलैरिटी किस में होती है, डीसी वेल्डिंग में होती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। जैसे ये आपका क्या हो गया, कोई पावर सोर्स हो गया जहां से हम करंट ले रहे हैं, यहाँ पर जॉब हो गया, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड है। तो हम क्या करते हैं, पावर मशीन से लेकर के इलेक्ट्रोड तक एक केबल होती है, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा करंट का फ्लो होता है, जो वेल्डिंग केबल होती है। या फिर नीचे से ले लो आप, ठीक। तो यहाँ पर हमारे जो वेल्डिंग केबल है इसमें किस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वही बेसिकली क्या है, पोलैरिटी है। पोलैरिटी इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही क्या हो रही होती है, हमारी यहाँ पर पोलैरिटी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है करंट क्या है, नेगेटिव चार्ज होती है। तो नेगेटिव है तो ये क्या करेगी, अपने रिवर्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। मतलब जो करंट नेगेटिव चार्ज है ये किसके तरफ आकर्षित होगी, तो ये पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रोड है और एक आपका जॉब है, ठीक। तो एक सिरे को हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है, एक सिरे को नेगेटिव कनेक्ट करना होता है।
तो जहां पर हमारा पॉजिटिव करंट होगा वहां पर हमारा बिल्डिंग करंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो करंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो जहां भी पॉजिटिव होगा वहां पर आपका बिल्डिंग का 2/3 यहाँ पर करंट रहेगा। ठीक, मान लीजिए कुल 3 करंट है तो 3 में से जो 2 होगी वो 2 मात्रा कहां पर होगी? जहां पर आपका पॉजिटिव कनेक्ट होगा, और जो निगेटिव कनेक्ट होगा वहां पर क्या होगा? 1/3 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पोलैरिटी हम बेसिकली डिसाइड कैसे करते हैं? हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार। मटेरियल कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, हमें कितनी हीट कहाँ पर चाहिए। कोई मोटा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जॉब को अपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारी जो करंट की फ्लो होगी वो इलेक्ट्रोड से जॉब की तरफ होगी, तो जॉब पर वहां पर ज़्यादा ऊष्मा आएगी। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं कि पोलैरिटी कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक, स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या है? जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को हमने प्लस कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, और इलेक्ट्रोड को निगेटिव कर दिया है। मतलब डायरेक्ट हमारी करंट जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक, करंट हमारी क्या है? स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक, तो उसी को यहाँ पर क्या किया गया है? DCEN, DCEN। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी, या फिर इलेक्ट्रोड क्या है आपका? निगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? आती है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी या फिर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है? जॉब को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो हमारी जो हीट होती है वो इलेक्ट्रोड से जॉब पे जाने के बजाय 2/3 हीट हमारी इलेक्ट्रोड पर ही रह जाती है, जॉब पर केवल 1/3 ही जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिवर्स पोलैरिटी। तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डायरेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड हमारा कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से और वर्क पीस हमारा कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया, वर्क पीस को हमने क्या कनेक्ट किया? पॉजिटिव से। इलेक्ट्रोड को हमने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? 2/3 हीट हमारा कहाँ पर होगा? जॉब पर आएगा। जॉब पर अधिक ऊष्मा आएगी और इलेक्ट्रोड पे कम ऊष्मा आएगी। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है? हम जॉब को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में जॉब पर ऊष्मा 1/3 होगी और इलेक्ट्रोड पे जो हीट होगी वो 2/3 होगी। अब स्ट्रेट पोलैरिटी का हम यूज कब करेंगे? तो जब हमें क्या करना है? बियर इलेक्ट्रोड से। ठीक है, जो हमारा बियर इलेक्ट्रोड होता है या लाइट कोटेड, बियर मतलब हो गया ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर कोटिंग नहीं की होती है, फ्लक्स की कोटिंग नहीं है, उसे हम बियर इलेक्ट्रोड कहते हैं। या फिर लाइट कोटेड है या फिर मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड के अनुसार। अब बात किया जाए वेल्डिंग मेटल के अनुसार, तो जब भी आपको थिक सेक्शन, कोई मोटा जॉब है, मोटे जॉब के सेक्शन की वेल्डिंग करनी है, ठीक है, या डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग करनी है, तो उस समय हम क्या करते हैं? बेसिकली स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। मोटा मोटा समझिए, जब जॉब पे ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, ज़्यादा ऊष्मा कब चाहिए? जब हमारा मोटा होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? स्ट्रेट पोलैरिटी का। जो भी फेरस मेटल होते हैं, लौह धातुएं होती हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत जो रिवर्स पोलैरिटी होती है, ये नॉन फेरस मेटल के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, या जो भी आपकी पतली धातुएं होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कास्ट आयरन हो गया, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए भी रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। या फिर आप कहा जाए हैवी वेल्डिंग विथ हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रोड की कोटिंग बहुत ज़्यादा है, फ्लक्स की कोटिंग ज़्यादा है, तो उसके साथ वेल्डिंग करनी है तो भी रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब कोटिंग ज़्यादा होगी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट चाहिए होगा उसको मेल्ट करने के लिए, तो इसलिए इस पर हम रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करेंगे। या फिर हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, ओवरहेड पर पोजीशन पे वेल्डिंग करनी है तो रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल की वेल्डिंग करनी है तो सीट क्या होती है? पतली पतली होती है, तो उस समय हमें जो जॉब होता है उस पर कम करंट चाहिए होती है, इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा करंट हम सप्लाई कर देते हैं, तो सीट वेल्डिंग में रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर और जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस पोजीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था? एल्युमिनियम के लिए पूछा गया है। तो आप सभी को पता होता है एल्युमिनियम क्या है? एक नॉन फेरस मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, अराउंड 650 डिग्री के करीब होता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? रेक्टिफायर सेट, ये तो पोलैरिटी हो ही नहीं सकता। ट्रांसफार्मर, ये भी कोई पोलैरिटी नहीं है। रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी, दो आपके पास ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
रिवर्स पोलरिटी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलरिटी क्या होती है, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि पोलरिटी क्या होती है, नथिंग बट फ्लो ऑफ द करंट, करंट का जो प्रवाह होता है वही क्या होती है, पोलरिटी कहलाती है। चूंकि यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए हम जो यहाँ पर चारों ऑप्शन होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ जो उसके पीछे का रिलेटेड थ्योरी है उसको भी यहाँ पर बुक से क्लियर करवा दे रहे हैं आप लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पर व्हिच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बियर वायर इलेक्ट्रोड, बियर वायर इलेक्ट्रोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर फ्लक्स की कोटिंग नहीं की गई है, नंगा इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोड पर जो ऊष्मा है बहुत कम चाहिए होगी, जॉब पर ज्यादा चाहिए होगी, तो किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रेट पोलरिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, स्ट्रेट पोलरिटी का प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करते हैं ये पोलरिटी के जो क्वेश्चन थे ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which type of arc length produce deep penetration weld? बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कौन सी आर्क की लंबाई होती है जो कि गहरी पेनिट्रेशन देती है, मतलब जो पेनिट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेसिकली किसमें होती है, तो ये होती है शॉर्ट आर्क लेंथ, जो आपकी छोटी आर्क वाली होती है यहाँ पर लेंथ, उसमें क्या होता है बेसिकली ये ज्यादा होता है। चलते हैं इसको भी हम देख लेते हैं कि इसका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आपको आर्क लेंथ डिसाइड करनी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्क लेंथ क्या होती है। तो आर्क लेंथ नथिंग बट इट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप एंड द जॉब सरफेस। यहाँ पर आपको ये जॉब की सरफेस दिखाई गई है, ये इलेक्ट्रोड का टिप हो गया, तो इनके बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट डिस्टेंस आपको मार्क करके दिखाया गया है यही क्या है, आर्क की लेंथ होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड की टिप से लेकर के जॉब की सरफेस के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आर्क लेंथ। अब ये तीन प्रकार से होती है, पहली होती है मीडियम या नॉर्मल, दूसरी लॉन्ग, तीसरी शॉर्ट हो गई। मीडियम या नॉर्मल आर्क लेंथ क्या होती है, तो ऐसी आर्क लेंथ जिसमें बेसिकली आपका जो उसके कोर वायर का डायमीटर होता है, किसके, इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर का डायमीटर होता है वो क्या है यहाँ पर इसके डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, बेसिकली क्या है, द करेक्ट आर्क लेंथ और नॉर्मल आर्क लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द कोर वायर ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोड दिखाया है, कोर वायर मतलब उसका जो अंदरूनी व्यास है बिना कोटिंग किया हुआ, तो यहाँ पर जो कोर वायर का डायमीटर है ये क्या होगा, बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब की सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे आप आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये जब हमारा जो आर्क लेंथ यल है ये इक्वल है किसके, कोर वायर डायमीटर डी के, तो जो ऐसी आर्क होती है इसको हम नॉर्मल आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग आर्क लेंथ। तो लॉन्ग आर्क लेंथ क्या हो गया, लॉन्ग से समझ गए होंगे कि यहाँ पर आर्क की लंबाई हमारी ज्यादा हो जाए किससे, कोर वायर के डायमीटर से। दूसरा शॉर्ट आर्क, शॉर्ट आर्क का मतलब यहाँ पर जो लेंथ है, ठीक, जो आर्क की लेंथ ये छोटी हो जाए कोर वायर के डायमीटर से, तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट आर्क कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर जो लंबाई है किसकी, आर्क की, वो क्या है, ज्यादा है किससे, कोर वायर के डायमीटर से, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लॉन्ग आर्क लेंथ कहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जब आर्क लेंथ लंबी हो जाती है तो ये काफी दूरी से आर्क आती है, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत ही लेस पेनिट्रेशन होता है। ठीक, और जो आपकी नॉर्मल आर्क लेंथ थी या नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे होती है तो ठीक ठाक नॉर्मल यहाँ पर पेनिट्रेशन होता है। शॉर्ट आर्क लेंथ में यहाँ पर जो हमारी लेंथ होती है आर्क की ये कम हो जाती है किससे, जो आपकी डायमीटर है कोर वायर का इलेक्ट्रोड का, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होने से हीट बहुत ज्यादा आती है जॉब पर, और इस कंडीशन में पेनिट्रेशन हमारा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब लॉन्ग आर्क का यूज कब करते हैं, ठीक, यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, जो लॉन्ग आर्क होती है तो लॉन्ग आर्क काफी ऊपर से आती है, ऊपर से आने के कारण यहाँ पर ये ह्यूमिंग साउंड देती है। आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमिंग साउंड किस में आता है, तो लॉन्ग आर्क में आता है। ठीक, ह्यूमिंग साउंड किस में आता है, तो लॉन्ग आर्क में ह्यूमिंग साउंड आता है। ठीक है, ये आपकी अनस्टेबल आर्क होती है, क्योंकि काफी ऊपर से आती है तो स्टेबल नहीं रहती, इधर उधर क्या होती है, ब्लो होती रहती है। ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेल्टमेंट, चूंकि काफी ऊपर से आती है तो यहाँ पर प्रॉपर उसमें पेनिट्रेशन नहीं होता, कटिंग के लिए मान लो कर रहे हो तो यूज नहीं, कट नहीं कर पाती, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है सरफेस हमारा, और इसकी जो सरफेस फिनिश होगी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं होती है, पुअर सरफेस फिनिश होती है, साथ ही साथ पेनिट्रेशन भी काफी
कम होता है और लंबी आर्क लेंथ होने के कारण उस पर हमारा कंट्रोल भी कम होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ है तो यहाँ पर स्पैटर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। स्पैटर बेसिकली क्या होते हैं, वेल्डिंग करते टाइम जो छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं गिरते रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पैटर कहते हैं। तो यहाँ पर स्पैटर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का मेटल होता है वो काफी क्या होता है, बेस्ट हो जाता है। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो लॉन्ग आर्क लेंथ है ये ह्यूमिंग साउंड डेवलप करता है, आर्क स्टेबल नहीं होती है, सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, यहाँ पर सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आती, पेनिट्रेशन कम होता है, कंट्रोल हमारा आर्क पर सही नहीं होता, स्पैटर ज्यादा होता है, मेटल का वेस्टेज होता है इलेक्ट्रोड का। नेक्स्ट बार की बात किया जाए जो शॉर्ट आर्क होती है, शॉर्ट आर्क क्या करती है, पपिंग साउंड पैदा करती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लोज में होती है ना, पप पप की यहाँ पर आवाज आती है जिसे हम पपिंग साउंड कहते हैं। तो ह्यूमिंग साउंड हो गया लॉन्ग आर्क लेंथ में, पपिंग साउंड हो गया शॉर्ट आर्क लेंथ में, ठीक। द इलेक्ट्रोड मेल्टिंग फॉल्टी एंड ट्राइंग टू फ्रीज द जॉब, चूंकि यहाँ पर शॉर्ट आर्क लेंथ है, आपका जल्दी ही इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है और क्या होता है, बहुत जल्दी उसको फ्रीज, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर जम जाता है आपका इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हाइयर मेटल विथ नैरो व्हील विथ वीड, यहाँ पर जो बेसिकली मेल्ट का डिपोजिशन होता है बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर चौड़ी बेल्ट वीड बनती है। अब चूंकि बहुत ही पास में होता है मेटल आपका पूरा पिघल जाता है, इसलिए स्पैटर यहाँ पर बहुत कम होते हैं। स्पैटर कम होते हैं, यहाँ पर फ्यूजन जो गलन होता है काफी ज्यादा गलन होता है, जो बेस मेटल होता है अच्छे से पिघलता है और पेनिट्रेशन भी बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जो नॉर्मल आर्क होगा उसमें बेसिकली कोई साउंड वगैरह नहीं आता है, ठीक है, एक नॉर्मल सा क्रैकिंग साउंड आता है, ठीक है। उसमें जो आपका बर्निंग हुआ इलेक्ट्रोड ठीक ठाक रहता है, रिडक्शन स्पैटर भी उतने नहीं होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। करेक्ट फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, नॉर्मल फ्यूजन नॉर्मल पेनिट्रेशन है और करेक्ट मेटल डिपोजिशन जितना हमको चाहिए उस हिसाब से होता है। तो सब कुछ स्टैंडर्ड रखने के लिए नॉर्मल आर्क लेंथ, अगर आपको कुछ उस हिसाब से अल्टर करना है तो अपने हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, पपिंग साउंड किस में आएगा, तो पपिंग साउंड शॉर्ट आर्क लेंथ में आएगा, इसमें फ्यूजन ज्यादा होगा, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, स्पैटर कम होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग आर्क लेंथ है इसमें ह्यूमिंग साउंड आएगा, इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन थोड़ा कम होगा, ठीक, उसके साथ साथ फ्यूजन भी कम होता है, स्पैटर यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब आप सभी को पता चल गया होगा कि जब हमको डीप पेनिट्रेशन चाहिए, ज्यादा फ्यूजन चाहिए, तो शॉर्ट आर्क लेंथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस ह्यूमिंग साउंड, हमिंग साउंड, गुनगुनाती ध्वनि कौन पैदा करता है। अभी हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ह्यूमिंग साउंड किस में आता है, तो ह्यूमिंग साउंड आता है आपकी लॉन्ग आर्क लेंथ, जब आपकी लंबी आर्क लेंथ होती है तो वहां पर ह्यूमिंग साउंड आता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, पॉपिंग साउंड किस में आता है, ठीक, कड़क ध्वनि किस में आती है, तो कड़क ध्वनि किस में आती है, शॉर्ट आर्क लेंथ में आती है, इसको भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द स्पैटर। मान लो वेल्डिंग कर रहे हो आप, वहां पर स्पैटर काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो स्पैटर काफी ज्यादा कब होंगे, जब आप प्रयोग कर रहे होंगे लॉन्ग आर्क लेंथ का। अब इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, स्पैटर को कम करना है। तो स्पैटर कम किस में होता है, तो स्पैटर कम होता है हमारा शॉर्ट आर्क लेंथ में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेसिकली पूछे गए थे आपसे किससे, आर्क लेंथ से रिलेटेड। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे आपको क्लियर हो गए होंगे आशा करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक, और पहली बार चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका क्या है और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। What is the purpose of wrapping the belt cable around the job in welding? जो हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हम वेल्डिंग की जो केबल होती है वो चारों तरफ जॉब की तरफ क्यों लपेटते हैं, तो इसका कारण क्या है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाए कि वेल्डिंग केबल को लपेटा क्यों जाता है, तो बेसिकली होता है आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, जो भी हमारी आर्क ब्लो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब आर्क ब्लो क्या होती है, इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं पीडीएफ की तरफ, क्योंकि इससे संबंधित आपके नीचे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली आर्क ब्लो क्या होती है, तो आर्क ब्लो हम आपको बता दें किस में होती है, डीसी वेल्डिंग में होती है, एसी वेल्डिंग में कोई भी आर्क ब्लो नहीं होती है, ठीक। तो व्हेन द आर्क डेविएट्स फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ,
ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इट इज कॉल्ड आर्क ब्लो। बेसिकली मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय शक्ति, उसके कारण जो हमारी ये आर्क होती है सीधी न जा करके अपने पथ से क्या होती है थोड़ा सा भटक जाती है, इधर उधर जाने लगती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आर्क ब्लो कहा जाता है। ठीक, किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं जो आपके अराउंड, तो क्या करते हैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ये जो आर्क होती है अपने पथ से थोड़ा सा क्या होती है भटक जाती है, अलग चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको कई सारे मैग्नेटिक फोर्स दिखाए गए हैं, तो वही क्या होता है बेसिकली, तो वही होता है आपका आर्क ब्लो। ठीक, आशा करते हैं आर्क ब्लो समझ में आया होगा। आर्क ब्लो क्या है, जो भी आपकी आर्क है उसे अपने पथ से, अपने जो रिक्वायर्ड उसका पाथ है उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, तो वही क्या होती है आपकी, वही होती है आर्क ब्लो। अब आर्क ब्लो को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो पहले यहाँ पर दिया गया है प्लेस द अर्थ कनेक्शन एज फार फ्रॉम द बेल्ट जॉइंट पॉसिबल। जो भी अर्थिंग कनेक्शन देते हैं, चूंकि अर्थिंग कनेक्शन पास में रहेगा तो अट्रैक्ट करता है, तो उसको ट्राई करिए काफी दूर रखने के लिए, जिससे यहाँ पर थोड़ा मैग्नेटिज्म कम किया जा सके। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द अर्थ कनेक्शन ऑन द वर्क। बेसिकली मान लो अगर आर्क ब्लो हो रही है तो आप क्या करिए, जो अर्थ का पोजीशन है उसको चेंज करते रहिए, या चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्क ऑन द बेल्डिंग टेबल। बेल्डिंग टेबल पे हम क्या करते हैं उसको पोजीशन को अलग अलग चेंज करते रहें। रैपिंग द इलेक्ट्रोड केबल अराउंड द वर्क, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम यहाँ पर क्यों करते हैं, क्यों रैप करते हैं, तो क्यों करते हैं आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर 5 में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये हमारी कोई वर्क पीस है, ठीक, जिसमें हमने क्या किया गया है, इसके हमने चारों तरफ यहाँ पर अपनी जो इलेक्ट्रोड की केबल है इसको हमने लपेट दिया है, तो हमारी आर्क देख पा रहे हैं आपकी क्या है, सीधी जा रही है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक मेथड है जिसके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर ले जा रहे हैं। ठीक, बेल्डिंग टूवर्ड्स ए हैवी वेल्डिंग ट्रैक ऑन बेल्डिंग ऑलरेडी मेड, तो ये सारे आपके नॉर्मल चीजें हैं जो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आशा करते हैं आपको आर्क ब्लो क्लियर हो गया होगा कि आर्क ब्लो क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर रैपिंग हम क्यों करते हैं, आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको जॉब है, आपकी डीसी वेल्डिंग सोर्स है, तो यहाँ पर आप आर्क देख पा रहे होंगे अपने पथ से डेविएट हो रही, अलग भग रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम आर्क ब्लो कहते हैं, जो कि अभी हमने डिटेल में समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हिच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। कौन सी वेल्डिंग की सिस्टम होती है जिसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं आती है, तो अभी हमने आपको बताया था जो एसी वेल्डिंग होती है इसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं आती है। ठीक, ना ही इसमें आर्क ब्लो की समस्या होती है, ना ही इसमें कोई पोलैरिटी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें जो हमारी पल्स होती है करंट कुछ इस प्रकार से नहीं है, हमारा डीसी वेल्डिंग का हो गया फ्लो ऑफ करंट, बट जो हमारी एसी वेल्डिंग होती है क्या होती है, सीधा हमारा स्ट्रेट फ्लो होता है, तो इसमें कोई आर्क फ्लो नहीं होता, कोई भी यहाँ पर बेसिकली पोलैरिटी वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। यहाँ पर बेसिकली आपको विरूपण दिखाया गया है, डिस्टॉर्शन दिखाया गया है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का डिस्टॉर्शन यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर कई सारे प्रकार के डिस्टॉर्शन आपके हो सकते हैं वेल्डिंग के दौरान, हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर डिस्टॉर्शन होते हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं वेल्डिंग के दौरान। ठीक, तो बेसिकली जो हम वेल्ड कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, ये हमारा कोई क्या है, बेस मेटल है जिसकी हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। अब वेल्डिंग कहाँ करनी है, हमें यहाँ पर कुछ बीच में करनी है। ठीक, तो बेसिकली जब हम जिस एरिया में वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस एरिया में हमारी हीट क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, और कंपेयर टू अदर सेक्शन, जैसे आपका ये किनारे वाला मान लो सरफेस है, तो यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होगा मान लो 30 डिग्री सेल्सियस से 200 है। इधर वाला जो आपका बाहर वाला है यहाँ भी नॉर्मल टेम्परेचर 30 से आपका मान लो 200 के करीब में है। अब यहाँ पर जो उसके पास का है जहां पर हम वेल्ड कर रहे हैं, इस एरिया में हमारी काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, काफी ज्यादा हीट होता है। तो आप सभी को पता है जब हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो हीट ऊष्मा पाने से क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है। ठीक,
जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। तो जो नॉर्मल है, जहां पर कम हीट है थोड़ा कम फैलेगा, जहां पर हीट ज्यादा है वो क्या करेगा, काफी ज्यादा एक्सपेंड होगा। ठीक, तो जब इसके पास हीट होगी वेल्डिंग के दौरान तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जिसके पास जितनी ज्यादा हीट होगी वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। समझ सकते हैं इसको आप नॉर्मल टर्म में, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा खर्चा करेगा। तो उस हिसाब से जिसके पास ज्यादा हीट है वो ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। ये हो गया वेल्डिंग के दौरान। अब जब वेल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जब मेटल हमारा कूल डाउन करता है तो ये क्या होता है, श्रिंक करता है। ठीक, तो श्रिंक करते वक्त क्या होता है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाता है। पहले यहाँ पर फैला, फिर श्रिंक किया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बेल्ट होती है हमारी क्या हो जाती है, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है उसमें। तो यही बेसिकली क्या होता है, डिस्टॉर्शन यहाँ पर वेल्डिंग का होता है। ठीक, आप इसको समझ सकते हैं इन आर्क वेल्डिंग। और बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग की रेट होती है वो डिफरेंट होती है। जिसके पास कम हीट है वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, जिसके पास ज्यादा हीट है उसको टाइम लगेगा कूल डाउन होने पे। तो यहाँ पर जो अनइवन टाइम ऑफ कूलिंग रेट है, कूलिंग की जो एक समान दर नहीं है, इसी के कारण यहाँ पर ये विरूपण की समस्या इसमें आती है। So the uneven expansion and control of the belt joint due to uneven heating and cooling in welding process stress the joint। ठीक, तो उसमें वेल्डिंग में क्या होता है, जॉइंट स्ट्रेस होता है। ठीक, दिस स्ट्रेस मेक द बेल्ट जॉब टू चेंज इट्स साइज एंड शेप परमानेंटली। उसी को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन या फिर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो जो अनइवन कूलिंग होती है, अनइवन यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, जिस कारण इसका बेल्ट का शेप और साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसी को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब हो गया उसके लंबाई के अनुसार, जो बेल्ट है उसकी लंबाई के दिशा में। ठीक है, ट्रांसवर्स हो गया बेसिकली उसके चौड़ाई के दिशा में, विड्थ के डायरेक्शन में, एंगुलर हो गया आपका मल्टीपल डायरेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, ये दिखाया गया है लॉन्गिट्यूडिनल। फिगर आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इधर आपका जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। ये आपका चूंकि ये लंबाई में है तो लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। यहाँ पर आपकी बेल्ट की जो प्लेट है थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपकी टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कर्वेचर में चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब ये चौड़ाई में थोड़ी ये इधर भाग रही है, मान लो दो प्लेट वेल्ड करो तो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, चढ़ जाती है, सड़क जाती है थोड़ी सी। ठीक, एक दूसरे के ऊपर। तो हो गया ट्रांसवर्स, यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन होता है। फिर यहाँ पर आपको एंगुलर डिस्टॉर्शन दिखाया गया, अपना प्रॉपर 90 डिग्री एंगल ना मेंटेन करके थोड़ा इधर उधर झुक जाती है, तो एंगुलर डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे डिस्टॉर्शन होता है, क्या यहाँ पर होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप काम करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं देख लेते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हमारे इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला पूछा गया है ये कौन सा डिस्टॉर्शन है, तो ये बेसिकली आपका ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन है। चूंकि ये किसके अनुरूप हो रहा है, ये चौड़ाई में हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल मेटल पार्टिकल व्हिच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों को क्या कहते हैं। हमने ऊपर भी चर्चा किया था कि वेल्डिंग करते समय जो छोटे छोटे आर्क के यहाँ पर टुकड़े निकलते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्पैटर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैटर्स। स्मॉल मेटल पार्टिकल व्हिच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग अलोंग द बेल्ट एंड एडहेरिंग टू द बेस मेटल। बेस मेटल पर मतलब जिस मेटल की वेल्डिंग करें उस पर क्या होता है, चिपक जाते हैं। ये आपकी कोई वेल्डिंग की मान लो प्लेट है जिस पर हमें बीच में क्या करना है, यहाँ पर वेल्ड करना है। अब वेल्डिंग के दौरान यहाँ पर देख रहे होंगे काफी छोटे छोटे यहाँ पर जो टुकड़े हैं ये आके इस पर चिपक गए हैं, तो यही क्या है, यही आपका स्पैटर कहलाता है। ठीक, कॉजेस क्या है, तो वेल्डिंग करंट टू हाई, जब वेल्डिंग की करंट बहुत हाई होती है तो उस समय स्पैटर होता है। या पोलैरिटी हमने सही से प्रयोग नहीं किया, पोलैरिटी बेसिकली डीसी वेल्डिंग में होती है, पोलैरिटी गलत चुनाव कर लिए हैं तो भी वहां पर स्पैटर आता है। या यूज ऑफ लॉन्ग आर्क, अगर हम लंबी आर्क प्रयोग कर रहे हैं तो भी स्पैटर है। आर्क ब्लो की समस्या आएगी तो भी स्पैटर होगा। अनइवन फ्लक्स इलेक्ट्रोड कोटिंग, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है फ्लक्स की कोटिंग होती है, अगर सही नहीं है, अनइवन कोटिंग है, तो इसके कारण भी क्या होता है, यहाँ पर आपका स्पैटर का यहाँ पर दोष पाया जाता है। तो आशा करते हैं स्पैटर का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। Which one of the defect is caused by low current in arc welding?
आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है, कौन सा ऐसा दोष है बेसिकली जो किसके कारण होता है, कम करंट के कारण होता है। जब करंट की मात्रा कम होती है तो यहाँ पर कौन सा दोष पाया जाता है, तो अगर करंट कम होगा तो वहाँ पर हमारा सही से मेटल कट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वहाँ पर करंट उसको उपलब्ध नहीं होगी, तो जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या करंट कम होने की वजह से क्या होगा, वो हमारा प्रॉपर मेटल पिघल नहीं पाएगा और वेल्डिंग हमारी सही से नहीं हो पाएगी। तो कम करंट होने से क्या होता है, यहाँ पर लेक ऑफ फ्यूजन होता है, फ्यूजन की कमी। मान लो ये कोई हमारा बेस मेटल है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी है इन दोनों की। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड से इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं। अगर करंट कम है तो प्रॉपर रूप से मेल्ट नहीं हो पाएगा, फ्यूज प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, जिसे कहा जाता है लेक ऑफ फ्यूजन। ठीक, अंडर कट बेसिकली क्या होता है, जब हमारी हीट करंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, हाई करंट है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा बना देता है, इसी को क्या कहते हैं, अंडर कट के नाम से जानते हैं। पोरोसिटी क्या होती है, तो बेसिकली जब हम अनकोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जिसमें फ्लक्स की कोटिंग नहीं है, या कह सकते हैं कोई हम शील्डिंग गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है, अन्य गैसें होती हैं, वेल्डिंग के दौरान इसमें क्या हो जाती हैं, अंदर ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, तो जब एक गैसें ट्रैप हो जाती हैं और जब ये हमारा मेटल क्या कहता है बेसिकली आपका कूल डाउन होता है, तो उस दौरान ये गैसें क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो बाहर निकलते समय यहाँ पर कुछ छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देती हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर इंटरनल डिफेक्ट है, तो जो पोरोसिटी होती है क्या होती है, आपकी इंटरनल डिफेक्ट होती है। बाकी अंडरकट हो गया, लेक ऑफ फ्यूजन हो गया, एक्सेसिव पेनिट्रेशन हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं, एक्सटर्नल दोष होते हैं। तो पोरोसिटी आपकी हो जाती है अनकोटेड इलेक्ट्रोड के कारण या गैसों के ट्रैप होने के कारण, आपका शील्डिंग प्रयोग ना करने के कारण। अंडरकट हो गया अधिक करंट प्रयोग के कारण, करंट ज्यादा होती है। लेक ऑफ फ्यूजन हो गया जब करंट की मात्रा कम होगी। और एक्सेसिव पेनिट्रेशन, ज्यादा पेनिट्रेशन कब हो गया, तो ये भी आपकी कब होगी, जब हमारी करंट की मात्रा ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में एक्सेसिव पेनिट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हेयर लाइन सेपरेशन इन द बीड इन आर्क वेल्डिंग। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन के अलग होने का क्या कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है, ये होता है फास्ट कूलिंग। जब हम मेटल की कूलिंग काफी अधिक तीव्र गति से करते हैं वेल्डिंग के बाद, तो यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली आपकी ये समस्या देखने को मिलती है। समझ लेते हैं इसको यहाँ पर हम फिगर के द्वारा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, कोई वेल्डिंग वाला जॉब है जिसमें वेल्डिंग की गई है। तो कूलिंग के बाद क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटे से यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक, तो यही जो क्रैक्स यहाँ पर आपको जो हेयर छोटे छोटे यहाँ पर निकलते दिखाए गए हैं, यही क्या है, बेसिकली हेयर्स है। ठीक, यही पर क्या है, हेयर्स अलग होना इसको दिखाया गया है। तो ये हेयर लाइन सेपरेशन एग्जिबिट इन द रूट और मिडिल और सरफेस इनसाइड द बेल्ट मेटल और पैरेंट मेटल। तो ये बेसिकली जो आपका बेल्ट मेटल है, या आपको जो पैरेंट मेटल है, इसके बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हेयर लाइन क्रैक्स दिखाए गए हैं, ये क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड सही नहीं है, हमारा सेलेक्ट नहीं है, तो भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस, यहाँ पर आपका स्ट्रेस हो सकता है, तो उसके कारण ये हो सकता है। रीस्ट्रेंट जॉइंट या फिर फास्ट कूलिंग, तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रकार का क्रैक ही होता है। तो जब हम क्या करते हैं, फास्ट कूलिंग करते हैं, तो फास्ट कूलिंग करते समय क्या होता है, प्रॉपर वहां पर ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है एक समान रूप से, जिससे क्या होता है, वहां पर क्रैक की संभावना डेवलप हो जाती है। अगर प्रॉपर कूलिंग होगी तो हमारा उसमें क्रैकिंग की समस्या नहीं आएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, व्हाट आर द गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर बिल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज। जब आपको यहाँ पर क्या करनी है, लौह धातुओं की और अलौह धातुओं की वेल्डिंग करनी है, तो उसके लिए बेसिकली कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हम देख लेते हैं जितने भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेम आपके हो सकते हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिकली यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेम होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर बेसिकली छोटा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, आपको बुक के पीडीएफ से ही दिखा देते हैं। बुक पे चलते हैं इसके लिए, क्योंकि अच्छे से इसको क्लियर करना जरूरी है।
तो यहाँ पर बुक पर आप देख पा रहे होंगे एसीटिलीन। एसीटिलीन बेसिकली क्या होती है आपकी, यहाँ पर जो सपोर्टर ऑफ कम्बुशन, बेसिकली दो चीजें होती हैं जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ गैस यूज करते हो। एक होती है आपकी जलने वाली गैस जिसे फ्यूल गैस कहते हैं, और एक होती है आपकी सपोर्टिंग वाली, कंबसन के लिए जो उसको सपोर्ट कर रही। ठीक, तो यहाँ पर जो फ्यूल की जलने वाली गैस होती है आपकी, ये कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी एसीटिलीन। और जो सपोर्ट करती है जलने में वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। आप सभी को पता है ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खुद नहीं जलती है लेकिन जलने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी गैस जलती नहीं है। तो इस प्रकार की ऑक्सीजन और एसीटिलीन, इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सी एसीटिलीन फ्लेम कहेंगे। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। यहाँ पर 3100 से 3300 डिग्री के बीच में यहाँ पर होता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं, टू वेल्ड फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब आपको किसकी वेल्डिंग करनी है, फेरस मेटल की वेल्डिंग करनी है और नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करनी है। ठीक, फेरस और नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, एसीटिलीन और ऑक्सीजन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे बहुत सारी चीजें होंगी आपकी, फेरस मेटल में बहुत सारी, नॉन फेरस में हो गई, उस पर हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, इसे हम ऑक्सी हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम के नाम से जानते हैं। इसका टेम्परेचर 2400 से 2700 के बीच में होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ब्रेजिंग हो गया या सिल्वर सोल्डरिंग हो गया या अंडर वाटर गैस कटिंग। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछी गई है ये होती है अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील। मान लो हमें पानी के नीचे कटिंग करनी है किसी मेटल की, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वहां पर बेसिकली आपका एसी फ्लेम तो प्रयोग कर नहीं सकते, वहां पर अल्टरनेटिव फ्लेम का प्रयोग कर नहीं सकते। हमें क्या होगा, कुछ इस प्रकार की गैस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर गैस में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है कटिंग के लिए। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर वाटर गैस कटिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हाइड्रोजन का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारी कोल गैस और ऑक्सीजन। इसका मिश्रण क्या कहलाएगा, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम कहलाएगा। इसका टेम्परेचर आपका लो होता है, 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसका प्रयोग किया जाता है सिल्वर सोल्डरिंग के लिए या फिर अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे आप एलपीजी कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ मिश्रण है तो ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम के नाम से जाना जाएगा। इसका टेम्परेचर 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो स्टील की गैस कटिंग करनी है या उससे हीट करना है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैज मॉइस्चर एंड कार्बन इफेक्ट इन द फ्लेम। यहाँ पर बेसिकली मॉइस्चर हो सकता है और यहाँ पर कार्बन हो सकता है, तो आपकी सरफेस थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। नेक्स्ट एसिटिलीन और ईयर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये उसे ईयर एसिटिलीन फ्लेम के नाम से जानते हैं। 1825 से 1875 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यूज फॉर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, हीटिंग पर्पज एंड लेड बर्निंग पर्पस। तो ये बहुत सारे यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला आपका ऑक्सी एसिटिलीन पूछा जाता है जिसका प्रयोग हम 31 से 3300 डिग्री सेल्सियस के बीच फेरस नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए, उसके एलॉयज की वेल्डिंग के लिए, गैस कटिंग के लिए, ब्रेजिंग के लिए, इन सब के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑक्सी हाइड्रोजन पूछा जाता है जो कि अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the hottest point in the ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है इसमें सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है, ये आपसे एग्जाम क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, जो सबसे इनर वाला कौन होता है, अंदर वाला कौन होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में, वही क्या होता है यहाँ पर, क्या सबसे गर्म पॉइंट होता है। ठीक, तो यहाँ जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक, मान लो ये हमारा कोई फ्लेम है, ठीक, तो यहाँ पर एक हो गया आपका आउटर, यहाँ पर एक हो गया इनर। तो यहाँ पर जो सबसे इनर वाला, सबसे अंदर वाला होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो यही क्या होती है आपका सबसे हॉट पॉइंट होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू चेक द लीकेज एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन। जब भी हम क्या करते हैं, सिलेंडर पर जब हम जो होज पाइप होती है उसका कनेक्शन करते हैं, रेगुलेटर को फिट करते हैं नए सिलेंडर पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई गैस लीक तो नहीं कर रही है।
तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए सोप वाटर का, साबुन के पानी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्या यूज है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली आपकी फ्लेम तीन प्रकार की होती है। एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, आपको पता है फ्लेम मतलब दो चीजों का मिश्रण होगा, ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का। तो जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है आपका इक्वल हो तो उसे हम न्यूट्रल फ्लेम के नाम से जानते हैं या नॉर्मल फ्लेम के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर मान लीजिए आपकी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो एसिटिलीन होती है इसकी मात्रा कम हो जाती है। थर्ड होता है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है, यहाँ पर एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, देख लेते कहाँ पर करते हैं। तो जो आपकी न्यूट्रल फ्लेम हो गई उसका हम नॉर्मल यूज के लिए प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू बिल्ड मोस्ट ऑफ कॉमन मेटल। जो नॉर्मल मेटल जैसे माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सभी की बिल्डिंग के लिए नॉर्मल यूज के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन दोनों इक्वल कंपोजिशन में होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बेसिकली प्रयोग किया जाता है फॉर बेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रेजिंग ऑफ फेरस मेटल। जब भी आपको ब्रास की बेल्डिंग करनी है या फिर फेरस मेटल की यहाँ पर ब्रेजिंग करनी है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाएगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग कम करते हैं तो यूजफुल फॉर सैटेलाइट, जो स्टेलाइट मेटल होता है उसकी हार्ड फेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। फिर लिंड की बेल्डिंग के लिए या स्टील की पाइप हो गया इसकी बेल्डिंग के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको सभी को पता लग गया होगा कि किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जब आपकी ब्रास की बेल्डिंग करनी होती है तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। अभी अगर कास्ट आयरन के लिए पूछ लिया जाता तो आपकी न्यूट्रल फ्लेम, माइल्ड स्टील के लिए न्यूट्रल फ्लेम, स्टेलाइट और पाइप बेल्डिंग के लिए कौन सी हो जाती है आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाती है। और ऑक्सीडाइजिंग किसके लिए हो गया, ब्रास की बेल्डिंग के लिए हो गया। ठीक, यहाँ पर और कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी दिया गया, जैसे माइल्ड स्टील हो गया न्यूट्रल, कॉपर हो गया न्यूट्रल, कास्ट आयरन न्यूट्रल हो गया, स्टेनलेस स्टील न्यूट्रल फ्लेम, एल्युमिनियम न्यूट्रल फ्लेम, ब्रास के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, स्टेलाइट के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो ये हो गई जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का निर्माण करते समय कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी हाई प्रेशर होता है। ठीक है, काफ़ी हाई प्रेशर पर गैसों को स्टोर किया जाता है, तो ऐसा मेटल प्रयोग करना है जो काफ़ी यहाँ पर हाई फोर्स को उसको वेयर कर सके। तो ये कौन सा हो जाएगा, और साथ ही साथ उसमें यहाँ पर रस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, जंग भी नहीं लगना चाहिए। तो काफ़ी सारे यहाँ पर फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड ड्रॉन स्टील। तो काफ़ी हाई क्वालिटी का स्टील होता है ये, इसका प्रयोग किया जाता है गैस सिलेंडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन सिलेंडर। सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को किस प्रकार से हम वहां पर स्टोर करते हैं, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपकी एसिटिलीन गैस होती है ये डायरेक्ट यहाँ पर गैस के फॉर्म में यहाँ पर हमारी ये स्टोर नहीं होती। बेसिकली किस में होती है, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर ये स्टोर की जाती है। किस में स्टोर की जाती है, लिक्विड के फॉर्म में, और वो भी क्या होती है, एसिटिलीन। यहाँ पर एक अतिरिक्त गैस का प्रयोग करते हैं जिसे हम एसीटोन गैस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसीटोन गैस के साथ इसको डिसॉल्व करके स्टोर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक, तो स्टोर एज डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन। ठीक है, तो लिक्विड एसीटोन में इसको हम मिला करके इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसीलिए जो आपके सिलेंडर होते हैं इसको हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि वर्टिकल में रखने से क्या होती है, लिक्विड आपकी सारी नीचे होती है और गैसियस पोजीशन आपकी ऊपर होती है। तो ओपन करने पर हमारी गैस ही जाती है, ना कि लिक्विड। इसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रख दें तो लिक्विड हमारा क्या होगा, लीक कर जाएगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मेथड टू कंट्रोल बैकफायर व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय बैकफायर को किस प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, क्लोज एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, फर्स्ट क्लोज द ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व,
फर्स्ट क्लोज द एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व। तो बेसिकली यहाँ पर बैक फायर के बारे में आपसे पूछा गया, बैक फायर क्या होती है। तो जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जब हमारा क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रोड जो है हमारा बेस मेटल को टच कर जाता है जब कभी कंडीशन में, तो अब पर आग क्या होती है हमारी, बैक कर जाती है, बैक कर जाती है टॉर्च में, तो उसी को यहाँ पर बैक फायर के नाम से जाना जाता है। तो मान लो अगर कभी बैक फायर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एज पर इसके अनुसार, निम्मी के अनुसार इसने दिया है कि क्लोज द ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, कि ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को बंद करो। लेकिन मान लो अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहां आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पर आपको करेक्ट आंसर करके आना है कि सबसे पहले आपको एसिटिलीन वाल्व को बंद करना है, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वाल्व को बंद करने से हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एसिटिलीन गैस होती है इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतनी होती है कि अगर एसिटिलीन हमारा निकलता रहेगा तो वो जलती रहेगी। अब अगर ये जलती हुई गैस हमारी कहीं पहुंच गई हमारे रेगुलेटर तक तो सिलेंडर ब्लास्ट भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें क्लोज करना है एसिटिलीन वाल्व को, कि जिससे जो हमारी जलने वाली फ्यूल गैस है उसकी सप्लाई ही कट हो जाए। ठीक है, फिर हमें बाद में बंद करना है ऑक्सीजन गैस को। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें जब रीइग्नाइट करते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चांसेस होता है यहाँ पर नॉर्मल एक्सीडेंट्स के। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, एज पर निम्मी के अनुसार आपका इस एग्जाम में तो आप यही टिक कर सकते हैं कि क्लोज द ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। लेकिन जब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप टिक करेंगे फर्स्ट क्लोज द एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व देन ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइट वर्ड वेल्डिंग। तो राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण कितना होना चाहिए। जब हम राइट हैंड वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमारी फिलर रॉड होती है वो कितने एंगल में हमारी झुकी होनी चाहिए। राइट वर्ड मतलब यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, और लेफ्ट वर्ड में क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस समय यहाँ पर एंगल कितना होता है, तो बहुत ही नॉर्मल है, 30 से 40 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर फिलर रॉड को हम यहाँ पर झुका कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोड होती है जो कि नॉर्मली 70 to 80 डिग्री पर, फिलर रॉड हमारी 30 to 40 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी प्रेशर गेज आर इन रेगुलेटर। रेगुलेटर में बेसिकली कितने प्रकार के प्रेशर गेज के प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली दो प्रकार के प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है, एक को हम कहते हैं हाई प्रेशर गेज और दूसरे को हम कहते हैं लो प्रेशर गेज। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है हाई प्रेशर गेज और लो प्रेशर गेज। इसके लिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिया गया है, इससे हम इसको समझते हैं। ठीक, तो जो भी आपकी गैस सिलेंडर होती है तो उसमें बेसिकली कितने रेगुलेटर होते हैं, तो उसमें आपके दो प्रकार के प्रेशर गेज पाए जाते हैं, एक होता है हाई प्रेशर गेज, दूसरा होता है लो प्रेशर गेज। तो हाई प्रेशर गेज क्या होता है, दिस गेज इज कनेक्टेड टू द सिलेंडर साइड ऑन द रेगुलेटर। जो हाई प्रेशर गेज होता है ये सिलेंडर में कंट्रोल होता है, बेसिकली सिलेंडर के रेगुलेटर के साथ कनेक्ट होता है। इट मेजर द प्रेशर इनसाइड द गैस सिलेंडर। जो हाई प्रेशर गेज होता है ये क्या मेजर करता है, ये गैस सिलेंडर के प्रेशर को मेजर करता है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर अभी सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है। तो सिलेंडर में कितनी गैस बची है उसका पता लगाने के लिए जो आपका गेज प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाई प्रेशर गेज कहते हैं। ये किससे कनेक्टेड होता है, तो आपका जो सिलेंडर के साइड वाला रेगुलेटर होता है इससे ये कनेक्ट होता है। दूसरा लो प्रेशर गेज हो गया, दिस गेज इज कनेक्टेड टू द डिलीवरी साइड ऑफ द रेगुलेटर। मान लो ये आपका रेगुलेटर है या कोई सिलेंडर है, तो यहाँ पर एक हो गया जिससे आपका जा रहा होगा, निकल रही होगी, और एक है सिलेंडर साइड में ही। तो जो आपका आउटलाइन सर्किल होती है, आउटपुट वाली सर्किल होती है, उस पाइप से जो यहाँ पर आपका कनेक्ट होता है गेज, उसे हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर गेज कहते हैं। और इसके द्वारा क्या पता चलता है, तो इसके द्वारा पता चलता है कि कितने प्रेशर पर यहाँ पर जो आपकी गैस है वो सिलेंडर से निकल कर डिलीवरी की जा रही है। ठीक है, जो हमारी सिस्टम है जहाँ पर हमें गैस चाहिए, तो जो आपकी सिलेंडर से निकल रही है तो कितने प्रेशर पे यहाँ पर गैस आ रही है, ये जो मेजर कर रहा है ये किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है, लो प्रेशर गेज के द्वारा ये मेजर किया जा रहा है। ठीक,
इसके द्वारा बेसिकली ये क्या हेल्प करती है, तो ये यूजर को हेल्प करती है कि वो अपने अनुसार, अपने यूज के अनुसार इस प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। जितने उन्हें इंडेंट प्रेशर चाहिए, जितना उन्हें रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए, उस हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो साधारण शब्दों में बताया जाए कि लो प्रेशर गेज क्या है, तो लो प्रेशर गेज ऐसा प्रेशर गेज है जो कि कनेक्ट होता है यहाँ पर जो आपकी डिलीवरी लाइन होती है उसके साथ। और हाई प्रेशर गेज क्या है, तो हाई प्रेशर गेज बेसिकली आपका बताता है कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है। तो कुल 2 प्रकार के यहाँ पर प्रेशर गेज लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। व्हाट प्रोसीजर इज फॉलो टू कनेक्ट द सिलेंडर टू द गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, जब आपका गैस सिलेंडर है, यहाँ पर हम रेगुलेटर को कनेक्ट करते हैं तो उस समय हम क्या प्रोसेस, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जब भी हम क्या करते हैं, गैस सिलेंडर में हम रेगुलेटर को कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम कुछ सेकंड के लिए उसको ओपन करके चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर गैस है यहाँ पर आपके रेगुलेटर तक आ जाए। एक बैग हम इसको ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि सडन ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पर काफी तेज प्रेशर के साथ गैस बाहर आएगी, तो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट के भी चांस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकंड, बहुत हल्का सा ओपन करते हैं, हल्का सा क्लोज करते हैं, जिससे वहां पर रेगुलेटर तक उसकी गैस जा सके। ठीक, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया वेल्डर के 38 क्वेश्चन यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी के थे। अब इसके आगे जो यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो भी आपके यहाँ पर ड्राइंग के क्वेश्चन है या फिर जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। किसमें डिस्कस कर रखा है, तो जो फिटर का यहाँ पर फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, फिटर का फर्स्ट ईयर का सेट नंबर जो 2 है उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फिटर फर्स्ट ईयर का जो वीडियो है सेट नंबर 2 का, उसमें हमने टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे 10 मिनट की हो गई है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को डिस्कस करेंगे तो 2 घंटे पहुंच जाएगी, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको आप फिटर फर्स्ट ईयर के सेट 2 से देख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को। ठीक है, आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको फिटर फर्स्ट ईयर का सेकंड सेट देखना है, जिसमें आपके टोटल यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सेट 2 वेल्डर को डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें, क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक, कोई डाउट होता है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां ज्वाइन करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर आप और सारे PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपकी जॉब नोटिफिकेशन होती है उसको पा सकते हैं। ठीक, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, पढ़ते रहिए। वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।